क्लॉजेस यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑप्शनल वर्ड्स। यदि ये कॉम्बिनेशन एक सब्जेक्ट एक वर्ब का और एक ऑप्शनल वर्ड का है तो इसे क्लॉज कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको कंजंक्शन ना दिखे उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लॉजेस जोड़े गए हैं तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दोनों कंजंक्शन है तो उसे कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। हाय, दिस इज प्रताप मनीष, English language expert and coach, and I'm an author of the book Correct Your English, and I'm going to teach you the page number 183। और आप इस YouTube वीडियो को देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट from the basic level of the grammar it will become clear. You can correct your English easily. So here we go. Let's have a sentence. एक sentence लेते हैं। Apple is a renowned company and it is the most expensive brand in the cell phones, while Micromax is an Indian company but it is competing in the market. वैसे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, just take it an example. Apple is a renowned company and coordinating conjunction, it is the most expensive brand in the cell phones. Clause number 2. While is subordinating conjunction, so it is mixed sentence. A coordinating conjunction, a subordinating conjunction, जिसमें दोनों तरह के conjunction हो उसको mixed sentence है। While Micromax is an Indian company, but again we have coordinating conjunction. It is competing in the market. It is competing in the market. So we have 4 clauses. 4 clauses को हम लोग 3 अलग अलग कंजंक्शन से जोड़े हैं। ये पूरा सेंटेंस एक मिक्स सेंटेंस है और टोटल 4 क्लॉजेस हैं जो लाइन से लिखे हुए हैं, और इन 4 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमारे पास 3 कंजंक्शंस लगाए गए हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंजंक्शन। मैंने बताया कि जब एक भी कंजंक्शन ना हो तो हमारा सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जब एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है तो उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यदि फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही जोड़ा गया 2-3 क्लॉजेस है तो उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यदि सबऑर्डिनेटिंग से ही जोड़ा गया तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लेकिन यदि मिक्स्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन सो कोऑर्डिनेटिंग भी सबऑर्डिनेटिंग भी, द टोटल सेंटेंस बिकम्स मिक्स्ड सेंटेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच merely joins। कंजंक्शन एक शब्द है जो मात्र ज्वाइन करता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? वो प्रोनाउन का भी काम करता है और ज्वाइन भी करता है। सो कंजंक्शन merely joins together sentences, clauses and sometimes words also। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग, तो यहाँ राम एंड श्याम क्या है? नाउन को जोड़ दिया। आई लव यू एंड हिम, इसमें क्या है? प्रोनाउंस को जोड़ दिया। यू आर हैंडसम एंड स्मार्ट, यहाँ एडजेक्टिव को जोड़ दिया। तो जब भी कंजंक्शंस क्या करते हैं, 2 अलग अलग मीनिंग को जोड़ता है, चाहे वो वर्ड्स को जोड़े, कनेक्ट करे, या फिर वो कंप्लीट क्लॉज को कनेक्ट करे। यू आर हैंडसम एंड स्मार्ट। रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंसेस ज्वाइन करते हैं लेकिन प्रोनाउन का भी काम करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब भी सेंटेंसेस ज्वाइन, क्लॉजेस ज्वाइन करके सेंटेंसेस लंबे करते हैं, लेकिन वो एडवर्ब का भी काम करते हैं। और प्रीपोजिशन भी वर्ड्स ज्वाइन करते हैं, वो सेंटेंस को इलाज करने के काम करते हैं। लेकिन कंजंक्शन merely join, यानी केवल ज्वाइन करता है और कोई काम नहीं करता है कंजंक्शन। सो कंजंक्शन इज ज्वाइनिंग वर्ड। लेट अस टेक सम एग्जांपल। रोहित एंड रैना आर गुड बैट्समैन। तो रोहित और रैना, देयर आर 2 बैट्समैन, और इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन। यहाँ पर है रोहित इज अ गुड बैट्समैन, रैना इज अ गुड बैट्समैन। जब दोनों को मिलाएंगे तो रोहित एंड रैना आर गुड बैट्समैन। सो दिस इज अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग रोहित इज अ गुड बैट्समैन एंड रैना इज अ गुड बैट्समैन, राइट? सेम वे कुमार इज अ बैट्समैन बट अ गुड बॉलर। कुमार इज अ बैट्समैन बट गुड बॉलर। सो दिस इज अ contracted way of saying कुमार इज अ बैट्समैन बट ही इज अ गुड बॉलर। तो ये जब भी आप ऐसे जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? एंड। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट। जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो हमें
जो कॉमन सेंटेंस है उसको गैप कर देते हैं, जैसे रोहित इज अ गुड बैट्समैन एंड रैना इज अ गुड बैट्समैन। तो कॉमन को ले लेते हैं, कॉमन है इज अ गुड बैट्समैन एंड इज अ गुड बैट्समैन। तो ये जो कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, उसको एक ही बार लिखना है और जो बचा उसको कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन से जोड़ देना है। तो इसको कहेंगे रोहित एंड रैना, और यहाँ इच के जगह दो लोग हो गए तो आर गुड बैट्समैन। Here, so here comes the sentence, रोहित एंड रैना आर गुड बैट्समैन। उसी तरह से कुमार इज अ बैट्समैन बट अ गुड बॉलर। तो ये एक्चुअली क्या सेंटेंस है, एक पहला क्लॉज है कुमार इज अ बैट्समैन बट ही इज अ गुड बॉलर। तो यहां पर कुमार के बारे में ही बोल रहे हैं, दोनों वर्ड कुमार है। सो कुमार इज एंड ही इज, यह कॉमन ले लेना है, यानी एक बार बोलना है कुमार इज अ बैट्समैन बट अ गुड बॉलर। जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आप कोई भी क्लॉज को जोड़ रहे हैं तो जो भी कॉमन वर्ड्स हैं कंजंक्शन क्लॉजेस में उनको आप सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं उसको कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम उन्हीं क्लॉजेस को जोड़ेंगे जो इक्वली रैंक के हो, एक ही तरह के हो, और दोनों का मीनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों का स्वतंत्र मीनिंग आता हो, एक दूसरे पे आश्रित ना हो। जैसे आप देख रहे हैं कुमार इज अ बैट्समैन, इसका अपना एक अलग क्लॉज का इसका मीनिंग है, ही इज अ गुड बॉलर, इसका भी एक अपना मीनिंग है, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि ऐसा बैट्समैन होगा तभी बॉलर होगा, नो, दे कैन बी बोथ। तो जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस जोड़ते हैं यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है दोनों क्लॉज आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, उनको अलग अलग कर देने से इंडिपेंडेंट दो मीनिंग आ जाएगा, इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग लगता है ऐसे। समटाइम्स हाउएवर द कंजंक्शन कैन जॉइन वर्ड्स ओनली, जैसे 2 and 2 मेक्स अ 4, 2 और 2 मिला के 4 बन जाते हैं, 2 and 2 makes 4। Sohan and Mohan are brothers. Hari and Madhu come home together. तो he come, they दोनों साथ आते हैं, तो कभी कभी only words लेकिन meaning दो होते हैं कि दोनों आ रहे हैं। So sometimes these conjunction, coordinating conjunctions are also joining words. Moving ahead, let me tell you, कंजंक्शंस के अलावा कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अलावा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब भी कनेक्टर ही हैं और ये सब भी कनेक्ट करते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स एंड ऑल। जैसे दिस इज द कार दैट रवि बॉट, तो दिस इज द कार, दिस इज द कार, एक क्लॉज हुआ, एंड दिस कार रवि बॉट, इसने रवि ने खरीदा है। सो दैट यहां किसके लिए आ रहा है, कार के लिए आ रहा है। सो व्हाट इज दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि दैट कार इज बॉट बाय रवि, सो दैट यहां पर कार के लिए है, रवि बॉट। दिस इज द प्लेस वेयर ही मेट द एक्सीडेंट, तो ये प्लेस के बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब है वेयर और साथ में सेंटेंस जोड़ रहा है, दिस इज द प्लेस जहां एक्सीडेंट हुआ है। यदि सेंटेंस के बीच में वेयर व्हाट आता है तो वो जो जहां हो जाता है, और यदि शुरुआत में आएगा तो कहां, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, आई एम गोइंग वेयर यू वांट, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम चाहते हो। तो बीच में जब भी वेयर आता है, WH आता है, तो उसका मीनिंग होता है जहां, और शुरुआत में जब भी वेयर आता है तो उसका मीनिंग होता है कहां। वेल, सो दिस इज द प्लेस वेयर ही मेट द एक्सीडेंट, ये वही जगह है जहां वो एक्सीडेंट किया था। सो कीप इट एंड ब्रिंग दैट, कीप इट कंजंक्शन क्या होता है, दो अलग अलग मीनिंग, कीप इट इंपरेटिव सेंटेंस एंड ब्रिंग दैट, इसको रखो और उसको लाओ, ये जोड़ता है। सो कंजंक्शन मेयरली जॉइंस रिलेटिव एडवर्ब टेल्स द प्लेस, रिलेटिव एडवर्ब प्लेस भी बता रहा है और साथ में ज्वाइन कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, वो एक सब्जेक्ट भी बता रहा है कि क्या खरीदा गया है, और साथ में सेंटेंस भी ज्वाइन कर रहा है। सो दिस इज हाउ कंजंक्शन सिर्फ ज्वाइन करता है और रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब कुछ ज्यादा करते हैं, ज्वाइनिंग के अलावा साथ में एडवर्ब और प्रोनाउन का भी काम करते हैं। Relative pronouns and relative adverbs also join, but they do more. Conjunctions merely join, they do not do other work. Conjunction कोई और काम नहीं करते हैं। Observe that a preposition also joins two words, but it does not do more. Preposition words जोड़ता है लेकिन वो भी कुछ ज्यादा नहीं करता है जैसे कि pronoun और
एडवर्ब वाला काम नहीं करता है. It governs a noun only. Like he sat beside Ravi. He sat, तो कहाँ बैठा उसी के बारे में बताया. Beside Ravi. This park is behind my house. This park उसका लोकेशन बता रहा है is behind my house. So these are ये beside and behind. These are prepositions. और prepositions अपने बाद noun या noun का representative लाता है, noun phrase, noun या pronoun को जोड़ता है और sentence को elaborate करता है, लंबा करता है. जैसे she sat, वो बैठी कहाँ? रवि के बगल. So this is elaboration of sentence. So preposition elaborate करता है. Now some conjunctions are used in pair. कुछ conjunctions pair में इस्तेमाल किए जाते हैं. आइए मैं आपको वो ले चलता हूँ कि कौन कौन सा pair है. एक है पहला either or. जब either लगेगा तो उसके साथ और लगेगा. जैसे either you or me, either you or he. सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे. Either you or he will go to market. So either you or he, either eat or give it to me. यदि either के बाद verb लगा हुआ है eat, तो और के बाद भी verb लगेगा give. और either के बाद यदि pronoun लगा हुआ है तो noun pronoun ही switch करेगा. जो दोनों pair के बाद हो, pair always carry the same part of speech. जैसे either के बाद यदि noun लगा तो और के बाद भी noun लगेगा. either neither में भी नहीं, neither के बाद भी neither very good nor bad. यदि neither के बाद very good लगा हुआ है तो एडजेक्टिव फ्रेज है, और nor के बाद bad लगा हुआ है तो neither के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है तो nor के बाद bad लगा है. So this is called pair of conjunction. Moving ahead to this, we will have more conjunctions in the pair. Both and, they both love and respect each other. तो both के बाद love है तो both and के बाद भी respect है, दोनों verb है. So they both love and respect each other. तो जब भी sentences लिखना हो तो आपको ये ध्यान देना है कि pair of conjunction क्या है. तो यदि pair of लगा रहे हैं तो first pair के बाद जो part of speech हो वही second pair के बाद part of speech हो, then the sentence is correct. Otherwise it is an error. वो गलत हो जाएगा. दो ही यानी दो के बाद pronoun लगाया गया है तो yet के बाद भी pronoun या noun यानी कि subject लगना होगा. So though he is trying yet he is not getting. तो ये हो गया दो के बाद ही, yet के बाद भी ही. उसी तरह से whether or. So I do not care whether he comes or he goes. तो इसी तरह से जब भी पेयर ऑफ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो बोथ एंड, दो, येट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इंडीड बट, ये सारे पेयर ऑफ कंजंक्शन हैं जो आपके राइटिंग को ब्यूटीफुल बनाएंगे. इनको जरूर यूज कीजिए सेंटेंसेस में और इसको यूज करके मैं आपको कुछ समझाऊंगा. जैसे इंडीड यू लुक ब्यूटीफुल बट यू फील शाय. तो इंडीड के बाद यू लिया हमने तो बट के बाद भी प्रोनाउन ही लेना है. इंडीड यू लुक स्मार्ट बट शी डजंट लुक स्मार्ट. तो जब भी आप दो क्लॉजेस कर सकते हैं मगर इंडीड के बाद जो फर्स्ट पेयर के बाद पार्ट ऑफ स्पीच लगा है, सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच भी जो सेकेंड पेयर के बाद भी वही सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए ताकि सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा हो पाए. दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन व्हिच आर thus used in pairs are called correlative conjunction. इन correlative conjunction किसको कहते हैं? जितने भी पेयर में यूज होते हैं कंजंक्शन जो मैंने बताया आपको, इंडीड, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, दो, येट, बोथ एंड. इसके पहले आपने देखा ये, इसके पहले था आइदर और, नाइदर नॉर. तो ये सारे पेयर को कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है. कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अलावा हम लोग कंपाउंड कंजंक्शंस भी पढ़ सकते हैं. सो ही विजिटेड नॉट ओनली मुंबई, उसने ना ही केवल मुंबई विजिट किया बट ऑल्सो पुणे. तो ये करेक्ट यूज है. कैसे करेक्ट हुआ ये? क्योंकि नॉट ओनली के बाद मुंबई लगा हुआ है और बट ऑल्सो के बाद पुणे लगा हुआ है, दोनों जगह का नाम लगा हुआ है. बिल्कुल करेक्ट यूज है, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया. ही विजिटेड नॉट ओनली मुंबई, ना ही केवल उसने मुंबई विजिट किया मगर और उन्होंने
और पुणे भी विजिट किया। ही नॉट ओनली विजिटेड मुंबई बट ऑल्सो पुणे। ही नॉट ओनली विजिटेड, नॉट ओनली के बाद यहाँ विजिटेड लगा दिया इन्होंने, विजिटेड नॉट ओनली के बाद विजिटेड लगा दिया, बट ऑल्सो बाद पुणे लगा दिया, ये रॉन्ग हो गया। सो नेवर यूज इनकरेक्ट यूज ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। पेयर का हमेशा इस्तेमाल सही कीजिए। जो फर्स्ट पेयर के बाद जो फंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच लगा हुआ होगा, सेकंड पेयर के बाद भी उसी तरह का सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच लगाना होगा जिसका फंक्शन सेम हो, तभी जाकर के वो सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी एन एरर। ये चीज है कोरिलेटिव कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड कंजंक्शन क्या है। ये सब अभी हम लोग कंपाउंड अभी हम लोग कोरिलेटिव का सारा का सारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पार्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोरिलेटिव हो, चाहे वो कंपाउंड कंजंक्शन हो, पेयर ऑफ कंजंक्शन हो, ये सब एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो चलिए अब व्हाट इज कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो एक वर्ड का नहीं होता है, 2-3 वर्ड्स, 2 या 3 शब्द के जो एक फ्रेज बना और वो फ्रेज यदि कंजंक्शन का काम करता है तो उसे हम लोग कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। जैसे इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ये 3 शब्द मिलके कंपाउंड कंजंक्शन का काम करता है। जैसे द मिड डे लंच इज प्रोवाइडेड, यानी बीच दिन का जो खाना दिया जाता है, इन ऑर्डर दैट पुअर स्टूडेंट्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, ताकि वो पढ़ सके इस क्रम में कि, इसके बाद वो रीजन बताएगा। ये इन ऑर्डर दैट क्या बताता है, वो कारण बताता है कि पहला जो स्टेटमेंट है उसका कारण दूसरा क्या है। तो द मिड डे लंच इज प्रोवाइडेड, तो क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये बता जा रहा है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट के बाद हमेशा कारण बताया जाएगा, पुअर स्टूडेंट्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। इसी तरह के आप एग्जाम्पल्स बनाइए और सेंड कीजिए कमेंट में और ऑन माय व्हाट्सएप, एंड आई विल डेफिनेटली चेक एंड रिवर्ट बैक टू यू कि आप सही समझ रहे हैं या नहीं। वेल, सो दैट, ताकि, सो दैट भी उसी तरह से रीजन बताता है, क्या चीज क्यों। ही टेक्स एक्सरसाइजेज रेगुलरली, वो क्यों एक्सरसाइज करता है, इन ऑर्डर दैट की जगह आप सो दैट भी लगा सकते हैं। ही शुड रिमेन फिट, वो एक्सरसाइज इसलिए करता है ताकि वो फिट रह सके। सो ऑन कंडीशन दैट, ये बशर्ते, ऑन कंडीशन दैट ये भी एक कंपाउंड कंजंक्शन है, इसको कंजंक्शन फ्रेज कह सकते हैं आप। आई विल गिव यू माई बाइक, मैं आपको अपना बाइक दूंगा, किस शर्त पर, ऑन कंडीशन दैट यू ड्राइव सेफली। यू राइड सेफली होगा यहाँ पर, आप इसको राइड कर लीजिए क्योंकि बाइक को ड्राइव नहीं राइड किया जाता है, यू राइड सेफली। ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट मतलब भी ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट। और देखिए जो इन ऑर्डर दैट का मीनिंग है वही सो दैट का मीनिंग है, उसके बाद ऑन कंडीशन दैट का जो मीनिंग है वही प्रोवाइडेड दैट का मीनिंग है, तो प्रोवाइडेड दैट उसी का सब्स्टिट्यूट है। सो यू, आई विल गिव यू माय बाइक प्रोवाइडेड दैट यू राइड इट सेफली, या फिर यू मे टेक अ हॉलिडे प्रोवाइडेड दैट यू कंप्लीट योर वर्क। आप एक छुट्टी ले सकते हैं बशर्ते आप अपना काम कंप्लीट कर लें। प्रोवाइडेड दैट शर्त रखता है, जैसे कि ऑन कंडीशन दैट शर्त रखता है, वैसे प्रोवाइडेड दैट। अब इवन इफ, इवन इफ मतलब फिर भी, वन हैज टू वर्क हार्ड टू मेक वंस लिविंग, एक व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है अपनी जिंदगी बनाने के लिए। इवन इफ ही बेग्स, यदि भीख भी मांगे तो भी, इवन इफ, फिर भी उसे मेहनत से मांगना पड़ेगा, उसमें भी मेहनत है। एज दो, जैसे कि, एज दो मीन्स जैसे कि, he hears as though he slightly deaf, वो ऐसे सुनता है जैसे कि वो थोड़ा सा बहरा है। as if मतलब जैसे कि, even तो भी, in as much, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके। I will help you in as much as I can, in as much as मतलब जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो। in as much as, in as much as। You must avoid unnecessary expense, आपको व्यर्थ की खर्चाओं से बचना चाहिए जहां तक हो सके कि इट इज अनरीजनेबल, वो जब तक कि अनरीजनेबल हो, यानी कि उचित ना हो, तो जहां तक कि हो सके। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड वाज स्टैंडिंग देयर, वो साथ ही साथ उसका दोस्त वहां खड़ा था। एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके। वी टेक ऑफ आवर शूज एज सुन एज वी एंटर आवर हाउस, जैसे कि, जैसे ही
एज सुन एज मतलब जैसे ही या फिर जितना जल्दी हो सके। तो जैसे ही हम घर जाते हैं अपना शूज खोलते हैं, सो वी टेक ऑफ आवर शूज एज सुन एज वी एंटर द हाउस, एज इफ जैसे कि, इवन एज दो और एज इफ सिमिलर है, एज इफ जैसे कि। शी लुक्स एज इफ शी वर ऑन एनॉयड, वह ऐसे दिखती है जैसे कि थोड़ी सी वो नाखुश है, एनॉयड मतलब नाखुश, एज इफ मतलब जैसे कि। he is pretending as if he doesn't know anything, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि उसको कोई पता ही नहीं हो। These all are part of coordinating conjunction। कंजंक्शन के अलावा भी coordinating conjunction में भी बताते हैं। Moving ahead, kind of conjunction, दो तरह के कंजंक्शन होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जोड़ने से यदि सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे आप तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं यदि तो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। और यदि दोनों कंजंक्शन लगा के बहुत सारा वाला तो मिक्स्ड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो मिक्स सेंटेंस बन जाएगा यदि दोनों को जोड़ते हैं। वेल, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टुगेदर क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक यानी बराबर के एक तरह का जो फुल मीनिंग लेकर जाता है। इक्वल रैंक मतलब पूरा मीनिंग, फर्स्ट क्लॉज ने फुल मीनिंग दिया, सेकंड क्लॉज भी फुल मीनिंग लेकर जाएगा। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फर्स्ट क्लॉज मीनिंग देगा लेकिन सेकंड क्लॉज डिपेंडेंट रहेगा उसके फुल मीनिंग पे। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉजेस हो, जैसे आई विल गो व्हेन यू कम, सो आई विल गो यू कम ऐसे अलग अलग मीनिंग नहीं लेकर आएगा, जब तक कि वो लौटेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं, डिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना है तो सबऑर्डिनेटिंग से जोड़ेंगे, और जब दोनों इंडिपेंडेंट को जोड़ना है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में लिस्ट क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको लिस्ट है एंड, बट, फॉर, स्टिल, सो, एंड, बट, फॉर, स्टिल, सो, येट, और, नॉट, ऑल्सो। तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लिस्ट। जब इन कंजंक्शन से आप क्लॉजेस जोड़ते हैं तो उन क्लॉजेस को, उन कंप्लीट सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं, और ये हमेशा इक्वल रैंक, दोनों तरफ फुल मीनिंग, फुल क्लियर मीनिंग जाने वाले क्लॉजेस से जोड़ा जाता है। एंड, बट, फॉर, स्टिल, और इनको भी चार अलग अलग कैटेगरीज में 4 काइंड्स ऑफ कंजंक्शन को डिफाइन किया गया है। एंड, बट को अलग रखा गया, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, किसमें क्या है। एंड को रखा गया है क्यूमुलेटिव एंड कॉपुलेटिव कंजंक्शन, यानी ये दो अलग अलग क्लॉज को बस क्यूमुलेट कर देता है, कपल बना देता है और उसको साथ में रखता है। जैसे शी लाइक्स टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी यहाँ पर एक कपल की तरह बन गया कि ये दो पेयर है। तो जब भी हम एंड का यूज करते हैं तो वो एक कपल क्रिएट करता है या क्यूमुलेट करता है, एक साथ एकत्रित करता है, इसलिए उसको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कह सकते हैं। और ये कोऑर्डिनेटिंग के 4 पार्ट होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग 4, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला है क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव, उसका एंड उसमें यूज है। सेकंड एडवर्सेटिव, जो पहला स्टेटमेंट है उसका दूसरा एडवर्स स्टेटमेंट, लेकिन फुल मीनिंग के साथ, अलग अलग मीनिंग, लेकिन एडवर्स इफेक्ट लाता है, इफेक्ट करता है लेकिन मीनिंग फुल क्लियर होता है। जैसे कि शी इज वीक, शी इज रेगुलर एट वर्क। अब इसमें एडवर्स इफेक्ट डालना है, वीक होने के बाद भी वो काम करती है। शी इज वीक बट शी इज रेगुलर एट वर्क, तो यहाँ पर बट क्या कर रहा है? एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, कमजोर होने के बावजूद भी वह रेगुलर है। तो बट, स्टिल एंड येट क्या करता है? एडवर्स इफेक्ट डालता है। एंड कॉपुलेटिव इफेक्ट डालता है, और बट, स्टिल और येट जस्ट उसका रिवर्स इफेक्ट डालता है। कुछ भी बोलेंगे मगर बट लगा के दूसरा बोल देंगे तो उसका रिवर्स इफेक्ट होता है। जैसे आई टीच बट मेनी डू नॉट पे अटेंशन, मैं पढ़ाता हूं मगर कुछ नहीं ध्यान देते। सो आई टीच बट मेनी, तो उसका जस्ट एडवर्स इफेक्ट है। ही बॉट नॉट ओनली अ हाउस बट ऑल्सो, तो ये भी एडवर्स इफेक्ट है। मैंने बताया ना कि पेयर में भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जा रहे थे। ही बॉट नॉट ओनली के बाद एक हाउस लगाए, बट ऑल्सो के बाद एक कार लगाए, दोनों एक नाउन है और दोनों आर्टिकल प्लस नाउन लगा है। तो उसने सिर्फ ना ही एक कार खरीदा, ना ही एक घर खरीदा, मगर एक साथ में एक कार भी खरीदा। He bought not only a house but also a car.
तो ये बट ऑल्सो क्या कर रहा है, बट और बट ऑल्सो ये सारे क्या है एडवर्स इफेक्ट। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो में आप एडवर्स इफेक्ट वाले क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन ये भी कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि दोनों का क्लियर मीनिंग हो रहा है कि दोनों चीज कर रहा है। सो व्हेन ही बॉट अ हाउस ही बॉट अ कार। इन दोनों को जोड़ देना है तो एडवर्स इफेक्ट डालिए। he bought not only a house but also a car. Well, the girl is intelligent. लड़की इंटेलिजेंट है, the girl is intelligent but imprudent। तो यदि उसका एडवर्स इफेक्ट डालना है, इंटेलिजेंट तो है मगर, तो उसका एडवर्स इफेक्ट यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। यदि कोई पॉजिटिव कमेंट है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो फिर नेगेटिव एडजेक्टिव बट के बाद लगेगा। ये है एडवर्स इफेक्ट, इसको कहते हैं एडवर्सेटिव। बट स्टिल और येट के बाद एडवर्स इफेक्ट वाले क्लॉजेस, एडवर्स इफेक्ट वाले वर्ब, एडवर्स इफेक्ट वाले एडजेक्टिव्स लगेंगे। सो शी वाज फ्रस्ट्रेटेड, स्टिल शी केप्ट काम। वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, स्टिल ही, तो स्टिल के बाद जैसे ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, स्टिल ही केप्ट काम। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था, फिर भी उसने काम रखा, संतुलन बनाए रखा। तो ये उसने संतुलन बनाए रखा, वो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो चुका था, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। जब भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो हमारे को एक कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन चाहिए होता है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या थे, दो क्लॉज क्या थे, दोनों बिल्कुल एडवर्स थे। तो हम लोग एडवर्सेटिव में कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन लिया, एडवर्सेटिव में बट स्टिल, तो इसको यहाँ पर येट की जगह बट भी लगा दें। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बट ही केप्ट काम, यहाँ स्टिल की जगह बट भी लगा देंगे तो काम चलेगा। ये बट स्टिल येट आपस में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ज्यादा मीनिंग चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सभी का काम है एडवर्स इफेक्ट डालना, और एंड वो दोनों बराबर इफेक्ट डालता है और क्यूमुलेट करता है, बस सेंटेंस को पास लाता है। वेल, आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग में, जो थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन है वो है नॉर और आइदर और नाइदर नॉर। यानी ये पेयर में भी आइदर और नाइदर नॉर जो हमने पेयर में पढ़ा था वो भी कोऑर्डिनेटिंग है, नॉर भी और भी। इसमें ऑल्टरनेटिव, इसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। यानी कि चाहे फर्स्ट क्लॉज चुन लीजिए या सेकंड क्लॉज, इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। यानी कि नॉर के पहले एक क्लॉज डालेंगे, नॉर के बाद एक क्लॉज डालेंगे, अपने आप इससे क्लियर हो जाएगा दोनों में से एक क्लॉज ऑल्टरनेट चुनना है आप, ऑल्टरनेटिव। सो व्हेन यू हैव अ चॉइस तो आप ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन लगाएंगे, दोनों में चुनना हो कि इस क्लॉज को चाहे उस क्लॉज को। तो यू हैव, जैसे ही मस्ट ईट और ही विल डाई, उसे खाना चाहिए नहीं तो वो मर जाएगा। तो इसमें से उसकी चॉइस है, या तो वो खाए या तो मरे। और इज गिविंग अ चॉइस, वी कैन डू आइदर अ जॉब और अ बिजनेस। या तो हम लोग एक जॉब कर सकते हैं या तो एक बिजनेस कर सकते हैं, दोनों में से एक चॉइस है। तो जब भी चॉइस देंगे तो आइदर और में देंगे। ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, ना ही वो टी पसंद करता है और ना ही कॉफी। जब दो ना को जोड़ना हो तो आप नाइदर और नॉर से जोड़ सकते हैं, और दोनों के बाद सिमिलर चीजें जोड़नी होंगी, सिमिलर एडजेक्टिव्स या सिमिलर नाउन्स या सिमिलर प्रोनाउंस। सो ही लाइक्स नाइदर, वो पसंद करता है ना ही कॉफी और ना ही चाय। So neither tea nor coffee. My dog doesn't like meat nor does he like vegetable. Nor के बाद भी same clause. He does not like vegetable. My does not like. यदि आप nor लगाएं तो उसके बाद आप ये अपने आप में नेगेटिव हो गया। उसके बाद ये जो verb होगा इसको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, पूरा स्टेटमेंट अपने आप नेगेटिव हो गया। जिसके आगे nor लग गया उसमें verb आप पॉजिटिव रखेंगे वो अपने आप नेगेटिव होगा। ना ही neither के बाद नेगेटिव लगेगा और ना ही नॉर के बाद, वो अपने आप में नेगेटिव, उसको ऑलरेडी वो नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, नाइदर और नॉर। इसमें नाइदर, माय डॉग डजंट लाइक मीट, ये क्यों लगा, क्योंकि यहाँ नाइदर लगा देंगे तो यहाँ डज नॉट हट जाएगा। माय डॉग लाइक्स, पसंद करता है, ना ही आप यहाँ पर नाइदर लगाइए, नाइदर मीट नॉट वेजिटेबल। यदि आपने नाइदर लगा दिया है तो उसके बाद आपको डजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बाद उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट, जो फोर्थ पार्ट है कंजंक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार तरह के होते हैं। जो फोर्थ है वो इलेटिव कंजंक्शन, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्राइब करेगा इलेटिव कंजंक्शन। तो इलेटिव कंजंक्शन क्या है, इलेटिव कंजंक्शन विच एक्सप्रेस एन इन्फरेंस, एक दूसरे पर, सो और फॉर, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन। I like you for
द वे यू ड्रेस अप, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए, फॉर मतलब क्या चीज के लिए, जिस तरह से तुम अपने कपड़े पहनते हो, आई लाइक यू फॉर द वे यू ड्रेस अप। तो यहाँ पर फॉर कंजंक्शन का काम कर सकता है, फॉर प्रीपोजिशन का भी काम करता है। यदि फॉर के बाद नाउन है या प्रोनाउन है तो वो प्रीपोजिशन है, और यदि फॉर के बाद एक पूरा का पूरा क्लॉज है, स्टेटमेंट है, तो वो कंजंक्शन है। तो फॉर यदि कंजंक्शन का काम कर रहा है तो वो एक डिस्क्रिप्शन, इलेटिव कंजंक्शन का काम करता है, वो डिस्क्राइब करता है पहला स्टेटमेंट करके क्यों पसंद है। सेम वे आई लाइक यू सो, या उल्टा जस्ट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा सो। जैसे यू वियर योर ड्रेस नाइसली सो आई लाइक यू। सो और फॉर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे सी हैज बीन वर्किंग हार्ड सो सी विल पास। सी हैज बीन वर्किंग हार्ड, वो मेहनत करती आ रही है इसलिए वो पास करेगी। सो दिस इज सेकंड क्लॉज, द फर्स्ट क्लॉज इज दिस एंड कंजंक्शन इज सो। अब यहां पर फॉर लगाना चाहेंगे तो बड़ा सिंपल है, सी विल पास फॉर सी हैज बीन वर्किंग हार्ड। वह पास कर जाएगी, क्या चीज के लिए पास कर जाएगी, इसलिए पास करेगी कि शी हैज बीन वर्किंग हार्ड। यदि पलट देंगे तो फॉर हो जाएगा एंड द सेंटेंस विल बी सेम। उसी तरह से द कोर्ट में प्रोवाइड हिम सम रिलैक्सेशन फॉर हिज कंडक्ट इज गुड। कोर्ट उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देगा फॉर हिज कंडक्ट इज गुड। बड़ा विनम्र तरीके से बोलता है, ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन अ वेरी सॉफ्ट वे। तो आपका सजा जो होगा कोर्ट उसको थोड़ा सा कम देगा। तो इसको यदि पलटना है तो बड़ा सिंपल मैंने टेक्निक बताया, सो कैसे लगाएंगे, हिज कंडक्ट इज गुड सो द कोर्ट में प्रोवाइड हिम सम रिलैक्सेशन। सो सिंपल। आप ये थे पूरे के पूरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, कोरिलेटिव्स भी कुछ उसके पार्ट होते हैं, कुछ कंपाउंड कंजंक्शंस भी उसके पार्ट होते हैं, और 4 तरह के होते हैं कोरिलेटिव्स, 4 तरह के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। यदि किसी तरह का डाउट हो रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9334314161 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड यू कैन just read this book, go through the book, correct your English, and you will definitely benefit it. Have a great day. Bye-bye.